हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। ठीक है, तो कल हमने ट्रांसफार्मर के बेसिक फीचर्स देखे थे। आज हमारी जो हेडिंग होगी बेटा, आइडियल ट्रांसफार्मर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर के आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। बाकायदा एक एक चीज़ को डेप्थ में समझेंगे, ताकि आगे जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ें तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के ना तो करेक्टरिस्टिक्स में दिक्कत आनी चाहिए, ना उसके सिस्टमेटिक डायग्राम में। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक साथ पढ़ते जाते हैं तो आगे जो है हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। कैसे? जब हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो भी हम उस पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि हम आइडियल ट्रांसफार्मर पर ऑलरेडी वो सारा वर्क कर चुके होंगे जो वर्क हमें यहाँ पर करना है। जैसे किस तरीके से फेजर बनेगा नो लोड पर, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर को हम लोग पहले नो लोड पर फिर लोड पर भी पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल में हेडिंग डालिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर। आज हमारी हेडिंग होने वाली है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर। यदि हम बात करते हैं आइडियल, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में आदर्श ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? आदर्श ट्रांसफार्मर। दुनिया में कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती है, लेकिन हमें क्या है, एक रेफरेंस के लिए चीज़ों को पढ़ना होता है कि हम किस रेफरेंस से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को पढ़ें, कम से कम कंपेयर कर पाएँ उन चीज़ों को। इसलिए हमें किसी भी मशीन की आइडियल कंडीशंस को जानना पड़ता है, ताकि हम आगे जब प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ें तो उसके कंपेयर कर सकें और उसका रेफरेंस से हम लोग आगे की चीज़ों पर काम कर सकें। इसलिए हम आइडियल चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ आइडियल है तो उसमें एडवांटेज होंगे, डिसएडवांटेज उसका कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं होगा। उसके जितने भी हम लोग पार्ट पढ़ रहे होंगे सब के सब एडवांटेज पढ़ेंगे। पहले अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, अगर कोई भी चीज़ आइडियल है तो उसमें सब कुछ एडवांटेज मिलने वाला है, लाभ मिलेगा उसका, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिख लीजिएगा। किसी भी चीज़ का आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यदि आइडियल स्वरूप पढ़ रहे हैं, यदि आप किसी भी चीज़ की आइडियल चीज़ों को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी मशीन के आइडियल पार्ट को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है उसमें हमको एडवांटेज होने वाला है। तो ट्रांसफार्मर हैविंग ऑल एडवांटेज विदाउट डिसएडवांटेज। लिख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर हैव ट्रांसफार्मर हैव, या फिर ऐसे लिखिए, ट्रांसफार्मर हैविंग ट्रांसफार्मर हैविंग all disadvantage sorry all all advantage without disadvantage विदाउट डिसएडवांटेज। ठीक, विदाउट डिसएडवांटेज। क्या होगा? विदाउट डिसएडवांटेज, विदाउट डिसएडवांटेज। ठीक है, यानी कि हमें पहली ये बात तो हमें याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर में सब के सब क्या होंगे? लाभ होंगे, बिना किसी हानि के, बिना किसी हानि के। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आइडियल ट्रांसफार्मर फीचर्स। पहली हेडिंग आएगी आइडियल ट्रांसफार्मर फीचर। तो इसको यहीं से उठा लेता हूं मैं, आइडियल ट्रांसफार्मर फीचर्स बाद में जोड़ देंगे। ठीक, तो पहली हेडिंग होने वाली है आपकी आइडियल ट्रांसफार्मर फीचर्स। आइडियल ट्रांसफार्मर फीचर, आइडियल ट्रांसफार्मर फीचर्स। फीचर्स है ना, फीचर्स। नहीं लिख पा रहा है। अब लिख देगा। आइडियल ट्रांसफार्मर फीचर। ठीक है, चलिए
आइडियल ट्रांसफार्मर फीचर। अब आइडियल ट्रांसफार्मर फीचर में सबसे पहली हेडिंग आएगी आपकी, ए नंबर आएगा आपके पास में। ए नंबर जो आएगा वो आएगा पहला पॉइंट आपके पास में परमेबिलिटी। क्या आएगी? परमेबिलिटी, कि आइडियल ट्रांसफार्मर की परमेबिलिटी कितनी होती है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा परमेबिलिटी। परमेबिलिटी, पहली हेडिंग आएगी आपकी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, ठीक है, पहली हेडिंग आ जाएगी हमारी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी। अब सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर में हम चेक करने वाले हैं परमेबिलिटी को। परमेबिलिटी में क्या चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि आपके पास में परमेबिलिटी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से, ठीक है। बाकी आप लोग जानते होंगे कि म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर होता है। एक रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, एक आपके पास में एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर म्यू जो है आपके पास में, अगर मैंने आपसे कहा कि यदि आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर में परमेबिलिटी कैसी है? इनफाइनाइट है। क्या है? यदि परमेबिलिटी कैसी है? इनफाइनाइट है। यदि परमेबिलिटी इनफाइनाइट है। परमेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग समझ लीजिएगा, होगा क्या? परमेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि यदि आप जिस भी आप कोर में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना चाह रहे हैं? मूव कराना चाह रहे हैं, ठीक। तो उस कोर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आपका निकलेगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें जाएगा, यानी कि ये परमिशन देगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिस तरीके से आपके पास में कंडक्टेंस होता ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कंडक्टेंस जो करंट का क्या करता है? आपको करंट को फ्लो होने के लिए सपोर्ट करता है, वैसे ही आपके पास में परमेबिलिटी जो होती है फ्लक्स को फ्लो होने में सपोर्ट करती है। जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स आपका क्या कर पाएगा? मूव कर पाएगा वन बाइंडिंग टू अनदर बाइंडिंग, ठीक है, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। कुल मिला के परमेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है, ये परमिट करती है किसको? फ्लक्स को, कि आपकी उस कोर में कितना फ्लक्स है, ठीक, या फिर कितना फ्लक्स आपका जा सकता है। और यदि मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास में किसी आइडियल ट्रांसफार्मर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, कैसी है? इनफाइनाइट है। अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो आप इस बात को जानते हैं कि आर जो है आपके पास में रिलक्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 परमेबिलिटी के। यदि परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, अगर परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो आपके पास में ये क्या होगा? 100% आपके पास में जीरो होगा, जीरो होगा। यदि परमेबिलिटी आपकी इनफाइनाइट है तो रिलक्टेंस क्या है? रिलक्टेंस आपका क्या होगा? जीरो होगा। मैंने रिलक्टेंस को क्या रख दिया बेटा? जीरो। क्या होगा? जीरो होगा। रिलक्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। अगर रिलक्टेंस जीरो है आपके पास में, यदि रिलक्टेंस जीरो है तो आप जानते हैं एमएमएफ। एमएमएफ आपके पास में क्या होता है? आप कहते हैं सर एमएमएफ बराबर हम लिखते हैं एन इंटू आई ऑफ टी। क्या लिखते हैं? एन इंटू आई ऑफ टी। लिखते हो कि नहीं? यदि आपके पास में किसी भी कोयल में फेरों की संख्या n है और उसमें बहने वाली धारा I है, तो उसमें क्या आएगा बेटा? आपके पास में एमएमएफ कितना आएगा? नंबर ऑफ टर्न इंटू उसमें बहने वाली धारा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? एमएमएफ बराबर n इंटू आई ऑफ टी, ठीक है, एमएमएफ बराबर n इंटू आई ऑफ टी। अच्छा चूंकि अगर मैं आपसे बात करूं, परमेबिलिटी इनफाइनाइट है। परमेबिलिटी कैसी है? इनफाइनाइट है। यदि परमेबिलिटी इनफाइनाइट है आपके पास में, यदि आपके पास में परमेबिलिटी इनफाइनाइट है और मैं आपसे कहूं कि आपके पास में फाई बराबर क्या होता है? दरअसल बताइए, फाई बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं फाई बराबर होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। क्या होता है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है कि नहीं? और आप क्या लिख सकते हो? फाई बराबर एन आई इंटू टी, एन आई इंटू टी अपॉन आर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि रिलक्टेंस तो आपका जीरो है ना, रिलक्टेंस क्या है? जीरो है। यदि रिलक्टेंस जीरो है तो आपके पास में फ्लक्स क्या होगा? अच्छा खासा फ्लक्स होगा। यानी कि आपके पास में जितना ज्यादा आपके पास में यदि रिलक्टेंस बहुत कम है तो इसका मतलब फ्लक्स का मान बहुत ज्यादा होगा। और यहां पर फ्लक्स का मान बहुत ज्यादा होगा, यानी कि यहां पर यदि फ्लक्स का मान ज्यादा है तो आई ऑफ टी क्या होगा? आपके पास में जीरो होगा। क्या होगा? आई ऑफ टी क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि यहां पर आई ऑफ टी की अगर मैं बात करूं तो आप इसी को बोलते हैं आई ऑफ एम।
ऑफ टी, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट का मान क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि यहां पर अगर मैग्नेटाइजिंग करंट का मान जीरो है तो एमएमएफ का मान कितना होगा, जीरो होगा। अब कोर्स बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं चढ़ी मेरी बात, बहुत सारे लोगों के दिमाग में मेरी बात नहीं चढ़ी कि सर ये क्या कह दिया आपने, ये आपने सर क्या कह दिया, ये कैसे हो सकता है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। आपके पास में आप कोई ऐसी कोर लेके आए, ऐसी कोर लेके आए, ऐसे मटेरियल की कोर लेके आए जिसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, जिसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट है। यदि किसी की परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो रिलक्टेंस जो होता है परमेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये इनफाइनाइट है तो 100% रिलक्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। रिलक्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, रिलक्टेंस जीरो है। अगर मैं आपसे कहूं कि एमएमएफ कितना होगा तो आप कहेंगे एन इंटू आई ऑफ टी, ठीक है। अब फाइव बराबर क्या होता है, एमएमएफ अपॉन आर। अगर फाइव बराबर एन इंटू आई टी अपॉन आर लिख दूं, एमएमएफ की जगह एन इंटू आई ऑफ टी लिख दूं, और आपके पास में यहां पर इसका मान जीरो है, रिलक्टेंस का मान जीरो है, तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। अब फ्लक्स का मान ज्यादा है तो 100% वहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी क्या है, जीरो है। क्योंकि रिलक्टेंस का मान आपके पास में जीरो है तो आपके पास में वहां पर आई ऑफ टी का मान बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। और यानी कि अगर इनफाइनाइट है परमेबिलिटी तो आपके पास में आई ऑफ टी का मान जीरो होगा। क्या होगा, आई ऑफ टी का मान क्या होगा, जीरो होगा। यदि आपके पास में कोई भी, इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, यदि इनफाइनाइट है तो उसका रिलक्टेंस जीरो और उसका एमएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो। और उसमें क्या होगा बेटा, फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, यानी कि फ्लक्स उसमें अपने आप डेवलप कर जाएगा। आपको यहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होगी, मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस टर्म को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखेंगे, भाषा में जरा सा लिखिएगा। चलिए लिखें, स्टार्ट करें। समझ गए ना मेरी बात को। अभी कितने लोग मेरी बात को नहीं समझे, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, बताओ भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। अच्छा, नहीं समझ पा रहे क्या, जरा समझना फिर से। नहीं समझ पा रहे, अच्छा क्या कह रहे हो, नहीं समझ पा रहे, फिर से समझना। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक कोर है, इस कोर को मैं लेके आया मार्केट से, उन्होंने कहा कि ये आइडियल कोर है और इसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपने यहाँ पर सोर्स लगाया, जैसे मेरी बात समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कोर लेके आया ये, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लगाया, एक सोर्स लगाया, ठीक, वी ऑफ टी। तो क्या है आपके पास में, आई ऑफ टी आएगा, एन नंबर ऑफ टर्न है इसमें, ठीक, क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न है। अब जरा मुझे ध्यान से बताइएगा कि यदि इसकी परमेबिलिटी, यानी कि इसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, पहले से ही इनफाइनाइट है, परमेबिलिटी पहले से ही इनफाइनाइट है, परमेबिलिटी अगर पहले से ही इनफाइनाइट है तो आपके पास में इसका जो रिलक्टेंस होगा, जो रिलक्टेंस होगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। यदि रिलक्टेंस जीरो है बेटा तो आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट, वहां पर अगर रिलक्टेंस जीरो है तो वहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी क्या होगी, जीरो होगी। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगी, जीरो। तो एमएमएफ का मान कितना हो गया आपके पास में, एमएमएफ विल बी जीरो। और आपके पास में फाई का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि यहां पर अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आई ऑफ टी बराबर जीरो रखेंगे तो ये फंक्शन ऊपर का जीरो, ये भी जीरो, जीरो बटे जीरो तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर फ्लक्स का अमाउंट भी आपके पास में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि आपके पास में ये हम पढ़ रहे हैं आइडियल केस, और आइडियल केस में किसी भी प्रकार की मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एमएमएफ विल बी जीरो और आपके पास में रिलक्टेंस विल बी जीरो और आई ऑफ टी विल बी जीरो, क्योंकि वहां पर आई ऑफ टी भी जीरो है, एमएमएफ भी जीरो है। फिर भी आपके पास में फ्लक्स है, वो किसके कारण है, वो आपके इनफाइनाइट परमेबिलिटी के कारण है। किसके कारण है, इनफाइनाइट परमेबिलिटी के कारण है। यदि आइडियल ट्रांसफार्मर में परमेबिलिटी का मान ऐसे लिखो, यदि यदि आइडियल आइडियल ट्रांसफार्मर में परमेबिलिटी का मान मान इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है, तो तो तो
तो मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो एंड एमएमएफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट का मान शून्य और एमएमएफ का मान भी शून्य होगा। अर्थात अर्थात एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को स्टेबल करने के लिए, एक फाइनाइट ऑफ अमाउंट फ्लक्स को क्या करने के लिए, स्थापित करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्रकार की मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होती है। सीधी सीधी कहानी ये है। यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा, मैं पॉइंट आपको बाद में लिखवाऊंगा, बाद में जब पूरा मैं आपके पास में ऑपरेशन पढ़ा दूंगा तब लिखवाऊंगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। फिलहाल में आप यहाँ से एक एक चीज को नोट डाउन करते चलना कि परमेबिलिटी यदि इनफाइनाइट है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो सीधी बात परमेबिलिटी इनफाइनाइट होगी। आपके पास में रिलक्टेंस का मान जीरो होगा, एमएमएफ जीरो होगा। यहाँ पर बॉक्स में लिख लो एमएमएफ इज इक्वल टू जीरो। कितना? जीरो। यहाँ पर आपके पास में जब किसी भी प्रकार की करंट की आई एम ऑफ टी इज आल्सो जीरो। दरअसल मैंने आपको एक सूत्र बताया था जब मैं मैग्नेट पढ़ा रहा था, तो मैंने उस समय आपको क्या बताया था कि बेटा वी ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी। क्या बताया था मैंने? एक फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली बताया था कि ये काम आएगा ट्रांसफार्मर में। वी ऑफ टी कॉमा आई ऑफ टी कॉमा एम एम एफ कॉमा फाई कॉमा ई ऑफ टी। मैंने यही बताया था। मैंने क्या बताया था कि आपके पास में ई ऑफ टी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कौन उत्तरदायी है? फ्लक्स। फ्लक्स के लिए कौन उत्तरदायी है? एमएमएफ। एमएमएफ के लिए कौन उत्तरदायी है? आई ऑफ टी। आई ऑफ टी के लिए कौन उत्तरदायी है? वी ऑफ टी। आप किसी भी ट्रांसफार्मर में पहले आप क्या लगाओगे? वोल्टेज। वोल्टेज से करंट आएगी, करंट से एमएमएफ आएगा, एमएमएफ से फ्लक्स आएगा, फ्लक्स से क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि लेंज का लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ क्या करता है? जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी चीज का विरोध करता है। तो देखो लेंज का लॉ क्या करता है कि आपके पास में डायरेक्टली इससे क्या उत्पन्न हुआ आपका ये, तो ई ऑफ टी माइनस स्मॉल ई ऑफ टी किसका विरोध करेगा? वी ऑफ टी का। क्योंकि आपके पास में ये है इसका कॉज और ये है इसका इफेक्ट। तो इफेक्ट जो है कॉज का क्या करता है? विरोध करता है। ये है आपके पास में कॉज और ये है इफेक्ट। तो यही तो मैंने बताया था कि आपके पास में ई ऑफ टी का किसका विरोध करेगा? वी ऑफ टी का। यानी कि आपके पास में एक चेन बन गई है कि वी ऑफ टी के कारण ये आया, इसके कारण ये आया, इसके कारण ये आया। तो मैंने आपको बताया था ना, तो यहां पर आपके पास में वही बात यहां पर लिखी हुई है। वही बात यहां पर क्या लिखी हुई है कि आपके पास में जब आई ऑफ टी ही आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट ही जीरो है, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी पहले से इनफाइनाइट कर दी गई है, पहले से इनफाइनाइट दी गई है। इसीलिए तो आपके पास में रिलक्टेंस जीरो, और रिलक्टेंस जब जीरो हो गया तो मुझे एक बात बताओ, जब रिलक्टेंस आपका जीरो है, जब रिलक्टेंस आपका जीरो है, तो यहां पर आपके पास में फ्लक्स का मान क्या होगा? एक फाइनाइट अमाउंट होगा कुछ। आई डोंट नो अबाउट कि क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ फाइनाइट अमाउंट होगा। तो आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी जीरो होगी, बिकॉज ऑफ परमेबिलिटी इज इनफाइनाइट। सो इसकी वजह से आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा? इसकी वजह से आपके पास में एमएमएफ भी जीरो हो जाएगा। पहला केस। अब परमेबिलिटी का ही दूसरा केस क्या होगा? परमेबिलिटी का ही दूसरा केस क्या होगा? परमेबिलिटी का ही दूसरा केस देखो, इसका ही सेकंड केस देखना जरा, इसका ही केस सेकंड देखना, परमेबिलिटी का ही केस सेकंड। ठीक, इसको यहां लिख दो केस वन। क्या लिख दो? केस वन, केस फर्स्ट।
चलिए केस सेकंड देखना जरा, केस सेकंड में क्या होने वाला है। अब केस सेकंड में अभी आपके पास में परमेबिलिटी कैसी थी, बोले सर परमेबिलिटी अभी हमारे पास में थी इनफाइनाइट। क्या थी? इनफाइनाइट। अच्छा जी, बिल्कुल आपने कहा कि सर परमेबिलिटी अभी हमारे पास में थी इनफाइनाइट। अब मैं म्यू को कितना ले लूं बेटा? म्यू को मैं ले लेता हूं वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत ज्यादा, वेरी हाई, मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, वेरी हाई। मैंने अब यहां पर परमेबिलिटी को कैसे ले लिया? वेरी हाई ले लिया। जब मैंने परमेबिलिटी को वेरी हाई ले लिया तो डायरेक्टली रिलक्टेंस क्या होगा? वेरी लो। क्या होगा? वेरी लो। क्या होगा? वेरी लो होगा। जब रिलक्टेंस वेरी लो होगा, क्यों? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन परमेबिलिटी। तो अगर ये बहुत हाई है तो ये क्या होगा? बहुत कम होगा। सीधी सीधी बात है। जब आपके पास में रिलक्टेंस बहुत ज्यादा है, उस केस में इनफाइनाइट था, उस केस में इनफाइनाइट था, इस केस में आपके पास में ज्यादा है, कुछ वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू, यानी कि 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी आपकी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब यहां पर आपके पास में एमएमएफ क्या जीरो होगा? क्या एमएमएफ जीरो होगा? अब एमएमएफ जीरो नहीं होगा। एन इंटू आई एम ऑफ टी क्या अब जीरो होगा? अब जीरो नहीं होगा बेटा। अब क्या होगा? जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में रिलक्टेंस क्या है? मिनिमम है। यदि रिलक्टेंस मिनिमम है आपके पास में तो ये क्या होगा आपके पास में? अब आपके पास में ये आई एम ऑफ टी क्या है? जीरो नहीं होगी। तो फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर आप लिखते हैं कि सर एम एम एफ वटे रिलक्टेंस, और फाई बराबर आप लिख सकते हैं सर एन आई एम ऑफ टी अपॉन रिलक्टेंस। लिखते हैं कि नहीं? यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई, यदि मैं आपसे कहूं मेरे भाई यह समझना ये क्या है? वेरी लो। क्या है? वेरी लो। क्या है? वेरी लो। क्या है? वेरी लो है। यदि ये वेरी लो है, यदि ये वेरी लो है तो ये आपका कुछ ज्यादा होगा, यानी कि आपके पास में हाई होगा। और जब हाई होगा, क्योंकि अब यहां पर इस केस में मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो नहीं है, क्योंकि परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती तो जीरो होता, लेकिन अब आपके पास में मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है? वेरी स्मॉल। क्या है? वेरी स्मॉल। अब मैग्नेटाइजिंग करंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, यही समझ लीजिएगा कि आई एम ऑफ टी क्या है आपके पास में? अब डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ये क्या होगी आपके पास में? वेरी स्मॉल। क्या होगी? वेरी स्मॉल, क्योंकि अब आपके पास में कुछ ना कुछ रिलक्टेंस है, और जब रिलक्टेंस है तो आपके पास में करंट आपके पास में क्या होगी? वेरी स्मॉल। क्या होगी? वेरी स्मॉल। आप तो ऐसे समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे पूछूं कि रिलक्टेंस का इलेक्ट्रिकल में एनालॉजी टर्म क्या होता है, रिलक्टेंस का इलेक्ट्रिकल में एनालॉजी टर्म क्या होता है, बताइए जल्दी से। चलिए, तो मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि रिलक्टेंस का एनालॉजी टर्म क्या होता है बेटा? रिलक्टेंस जो होता है वो एनालॉगस होता है। एनालॉगस किसके? रेजिस्टेंस के। अच्छा सर, बिल्कुल। अब समझिए दूसरी बात, ये एनालॉगस है। अब एक बात बताइए, अगर कहीं रेजिस्टेंस आपके पास में बहुत कम है, और जहां है ही नहीं, यहां पर आपके पास में रिलक्टेंस क्या है? बहुत कम है। तो रिलक्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब आपके पास में फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, यानी कि फ्लक्स को वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ, यानी कि हाई अमाउंट में फ्लक्स को क्या करेगा? परमिट करेगा, कि आपको परमिशन दी, आप निकल जाओ। हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स को क्या करेगा? परमिट करेगा, क्योंकि उसकी रिलक्टिविटी पहले से ही आपके पास में बहुत कम है, यानी कि हमें इस कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत कम करंट की नीड पड़ेगी, क्योंकि वहां पर रिलक्टेंस आपके पास में ऑलरेडी क्या है? बहुत कम है। अगर रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता तो हमें हाई मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत होती उस कोर को क्या करने के लिए? मैग्नेटाइज करने के लिए। तो याद रखिएगा कि आपके पास में अब यहां पर क्या होगा? आई एम ऑफ टी क्या होगा आपके पास में? वेरी लो होगा। चलिए, अब इस केस में क्या है? इस केस में आप लिखिएगा, यदि 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 परमेबिलिटी क्या है? इनफाइनाइट, सॉरी, क्या है? वेरी हाई है, वेरी हाई है, हाई है, तब 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 क्या होगा? वेरी हाई है, तब तब फाइनाइट फाइनाइट अमाउंट अमाउंट ऑफ करंट को, सॉरी, फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा, फाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को स्टेबल करने के लिए, स्थापित करने के लिए 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 मिनिमम मिनिमम मैग्नेटाइजिंग
मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता होगी, क्या होगी, आवश्यकता होगी, मिनिमम मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता होगी। ये दो पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिएगा कि पहला ही पॉइंट है, इसके दो केस हैं। जब परमेबिलिटी आपके पास में इनफाइनाइट, रिलक्टेंस एकदम से जीरो कर दिया गया, तो वहां पर उस केस में आपको मैग्नेटाइज करंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, उस कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए। यहाँ पर आपके पास में वेरी हाई है, तो यहाँ पर आपके पास में बहुत कम अमाउंट में उसको क्या मैग्नेटाइज करने की आवश्यकता होगी। मेरे ये दोनों पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा मैं तुमको एक रामबाण देता हूं, मैं तुमको क्या देता हूं, एक रामबाण देता हूं, और इस रामबाण को समझने की कोशिश करना पूरी तरीके से। आपने सबने पढ़ा होगा, जरा देखो इन रामबाण को समझने की कोशिश करना। आपने बीएच कर्व का नाम सबने सुना होगा, है भाई, सबने सुना ना, बीएच कर्व का नाम सबने सुना। तो बीएच कर्व से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। मेरे पास में ये बी है और ये है एच, ठीक बात है, कोई दिक्कत है नहीं। आप इस बात को जानते हैं कि B बराबर होता है फाई अपॉन ए, ठीक है, H बराबर होता है NI/L, होता है कि नहीं, इस बात को आप जानते हैं। और B बराबर क्या होता है, म्यू H होता है, इस बात को आप सब लोग जानते हैं। तो यहां से देखो इस सेंटेंस से क्या निकला, इस फॉर्मूले से B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, यही निकली कहानी। यानी कि इन तीनों फॉर्मूले को जरा सा ध्यान से रखना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H है। इन तीनों फॉर्मूलों को जरा ध्यान से समझना मेरी बात। यानी कि यहाँ पर I और यहाँ पर क्या आएगा, फाई। क्लियर है, अब आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये BH कर्व के फॉर्म में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि कोई भी चीज पढ़ो तो ऑथेंटिकेशन के साथ में पढ़ो उसको, कि यदि ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या होगा, अगर मैं बेटा आपसे कहूं कि मेरे पास में परमेबिलिटी, अगर मैं आपसे कहूं कि परमेबिलिटी, यदि मैं आपके पास में इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक। यदि मैं परमेबिलिटी आपसे कहूं बेटा कि परमेबिलिटी म्यू जो है मेरे पास में क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब होता है कुछ अमाउंट में, 5, 10, 20, 50, ठीक, कुछ अमाउंट में मेरे पास में परमेबिलिटी फाइनाइट है। बोले सर ठीक है, यदि परमेबिलिटी फाइनाइट है तो आप जानते हैं B बराबर होता है म्यू H और Y बराबर क्या होता है, mx प्लस सी, ठीक। C तो यहाँ पर है नहीं, तो आपके पास में M क्या आया, म्यू, ठीक। यानी कि ये क्या आई, स्लोप, क्या आई, स्लोप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवणता और ढाल, क्या बोलते हैं, प्रवणता और ढाल। अब जरा सा समझिएगा मेरी बात को तो y बराबर mx प्लस सी, एक कैसा लीनियर रिलेशन आया, एक कैसा लीनियर रिलेशन आया, मैंने इसको खींच दिया ये, ठीक, ये आया मेरे पास में एक लीनियर रिलेशन, ये आया। ये क्या है बेटा मेरे पास में, ये है मेरे पास में स्लोप, क्या है, b म्यू, ये क्या है आपके पास में, स्लोप, क्या है, स्लोप, ठीक है, प्रवणता ढाल, ये क्या है, स्लोप है मेरे पास में, क्या है, स्लोप है। अच्छा जी सर, बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं। अब जरा पर समझिएगा मेरी बात को यदि आप इस स्लोप में इस ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे और नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, जब आप स्लोप में ऊपर की तरफ इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप शिफ्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यदि आपने शिफ्ट किया तो स्लोप आपकी क्या करेगी, बढ़ेगी, क्या करेगी, इंक्रीज, क्या करेगी, इंक्रीज। अगर आप क्लॉकवाइज शिफ्ट किए, क्या से बेटा, क्लॉकवाइज शिफ्ट किए तो क्या करेगी, डिक्रीज, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लॉकवाइज शिफ्ट किए तो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दोनों ही बातें आपको समझ में आ रही कि यदि आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो इसका मतलब है स्लोप आपकी बढ़ेगी और क्लॉकवाइज गए तो आपकी स्लोप घटेगी, नो डाउट ये आपके पास में है। तो मैंने इसका आपके पास में BH कर्व बनाया। बोले सर ठीक है, समझ गया मैं इस बात को। अब दरअसल हमने क्या किया बेटा कि आपको एक मैंने क्या दिया, BH कर्व आपको एक और ली, मैंने क्या ली, BH कर्व एक और ली, ठीक, एक और BH कर्व बनाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में म्यू का मान क्या है बेटा, इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट। अच्छा सर, अगर इनफाइनाइट है, अगर ये म्यू का मान इनफाइनाइट है, यदि म्यू का मान इनफाइनाइट है तो स्लोप आपको कहां नजर आएगी,
क्योंकि ये थी आपके पास में समथिंग कुछ वैल्यू की स्लोप, अब है आपके पास में इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मीनिंग हो गया कि आपके पास में स्लोप यहां कहीं होगी भाई, यहीं लाई करेगी। मैक्सिमम आपके पास में कितनी शिफ्ट कर सकती है भाई, यहां तो जाएगी नहीं नेगेटिव, नेगेटिव में स्लोप, स्लोप तो आपकी पॉजिटिवली बढ़ेगी। इनफाइनाइट का यहां तक होगी कहीं, तो इनफाइनाइट स्लोप यहीं होगी। बोलो भाई यहीं होगी इनफाइनाइट स्लोप, बोले सर यहीं होगी। पक्का 100%, क्योंकि आपके पास में इससे ज्यादा और कहां जाएगी स्लोप, आपकी मैक्सिमम यहीं शिफ्ट हो जाएगी स्लोप। बोले सर यहीं स्लोप मैक्सिमम शिफ्ट हो जाएगी। अगली बात समझो, मैंने कहा एयर के लिए, क्या एयर के लिए बना दो सर। अच्छा जी मैंने एयर के लिए बनाया, ये आपके पास में मैंने एयर के लिए बना देता हूं। बहुत सारे बच्चे इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि सर एयर के लिए, ले भाई एयर के लिए। अब देखो क्योंकि कंपेयर तो मैं एयर से ही करानी है, मैं एयर से कंपेयर करा देता हूं। डेट्स फॉर एयर, किसके लिए, एयर के लिए। एयर के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी का मान कितना होता है 1, और म्यू बराबर आप क्या लिखते हो, म्यू नॉट म्यू आर लिखते हो कि नहीं। अब म्यू नॉट क्या होगा आपके पास में, म्यू नॉट बराबर होता है आपके पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ठीक है, हेनरी पर मीटर। जब आप रखोगे यहां पर तो आपके पास में म्यू का मान कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर आएगा कि नहीं। यानी कि ये तो आपकी एक से भी बहुत कम है, परमेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, क्या है, बहुत कम, वेरी लो। क्या है परमेबिलिटी, कैसी है एयर की, वेरी लो। यानी कि वेरी लो वेरी लो वेरी लो, वेरी लो है परमेबिलिटी, बोलिए यस सर। अगर वेरी लो है परमेबिलिटी तो आपके पास में इसकी बीएच कर्व कहां बनेगी बेटा, तो मैंने इसकी बीएच कर्व यहां कहीं बना दी। मैंने कि यानी कि वेरी लो मतलब वेरी लो यहां कहीं, मतलब नीचे की तरफ। वेरी लो का मैंने क्या कहा, वेरी लो डिक्रीज, नीचे की तरफ, वेरी गुड। यानी कि ये क्या बन गया, म्यू बन गया। ये तीनों बातें मैंने आपके सामने रखी। अब कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए कब कितनी करंट की आवश्यकता पड़नी है, इस बात को यहां से मैं आइडेंटिफाई कराता हूं आपको। इस बात को मैं यहां से क्या करता हूं, आइडेंटिफाई कराता हूं कि कब आपको कितनी मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। जरा देखो आपने ये रिलेशन पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, ये रिलेशन पढ़ा। यदि मैं क्या करूंगा, ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में एक ट्रांसफार्मर बनाओ, इमेज बनाओ। कैसी, कि मेरे पास में एक कोर है, कोर में मेरे पास में बाइंडिंग्स लगी हुई है, यानी कि मैंने उस पर n नंबर ऑफ टर्न लपेट रखे हैं। जब मैंने n नंबर ऑफ टर्न लपेट रखे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब n नंबर ऑफ टर्न लपेट रखे हैं तो वहां पर मैंने एक वोल्टेज लगा रखा है। वोल्टेज जो है उसमें जाएगा, उससे करंट निकलेगी, करंट उस कोर को क्या करेगी, मैग्नेटाइज करेगी। बस इतनी इमेज बना लो अपने दिमाग में। जब आप इतनी इमेज बना लेते हो तो यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा कि यदि मैं करंट बढ़ाऊंगा तो मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो मेरे पास में क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंक्रीज करेगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंक्रीज की तो इसका मतलब है कि फ्लक्स भी क्या करेगा, कोर में इंक्रीज करेगा। यानी कि आपके पास में कोर को मैग्नेटाइज आसानी से किया जा सकता है यदि आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा मेरी एक एक बात को। यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे 5 मिली वेबर का मुझे फ्लक्स चाहिए, कितना, 5 मिली वेबर का, या फिर मुझे आप कह दो 5 वेबर पर मीटर की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चाहिए। मैंने मान लिया ऐसा एक रैंडम डाटा, मैं एक रैंडम डाटा ले लेता हूं, मैंने ये लिया रैंडम डाटा इतना यहां, ठीक है। यहां तक मुझे बेटा, यहां जरा ध्यान से समझना, यहां तक मुझे इतना फ्लक्स या फिर इतनी फील्ड इंटेंसिटी पाने के लिए मुझे कितनी करंट की आवश्यकता पड़ रही, इतनी करंट की। जब आप इतनी करंट लगाओगे तब जाके आपके पास में इतनी फील्ड इंटेंसिटी आपको प्राप्त होगी। बोले सर ठीक है, कितनी करंट, इतनी। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर ये है आपके पास में, यहां आपको कितनी चाहिए थी, इतनी। आपके पास में इतना फ्लक्स चाहिए ना, इतना फ्लक्स या फिर इतनी फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो इसके लिए कितनी करंट की आवश्यकता। जब परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, जब परमेबिलिटी इनफाइनाइट है तो बेटा यहां पर करंट क्या होगी बेटा, आपके पास में जीरो करंट की नीड पड़ रही ना। आपके पास में कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जीरो करंट की नीड पड़ी जब आपके पास में परमेबिलिटी कैसी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। दैट द पॉइंट नंबर 1 और केस नंबर 1, ठीक है, दैट इज द पॉइंट नंबर 1 एंड केस नंबर 1। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट समझो जरा सल, नेक्स्ट समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एयर में खड़ा हूं, मुझे मैग्नेटाइज कर दो, मुझे मैग्नेटाइज कर दो, या फिर आपके पास में ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैग्नेटाइज करके दिखाओ। अब मोबाइल को आपको इतनी चाहिए बेटा, क्या, इतनी मैग्नेटाइजेशन चाहिए आपको, इतनी
मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी चाहिए, कितनी करंट की आवश्यकता होगी, जरा देखो, जरा देखो भाई, कितनी करंट की आवश्यकता होगी, देखो कितनी करंट की आवश्यकता होगी। तो आपको यहां पर इतनी करंट की आवश्यकता होगी। जब ये इतना सा मैग्नेटाइज करना है तो इतनी करंट की, यानी कि एयर को मैग्नेटाइज करने के लिए आपको हैवी करंट की आवश्यकता पड़ेगी, हैवी मैग्नेटाइजिंग करंट की। इसीलिए कहते हैं कि हम ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनाते हैं, फेराइड्स की, ताकि वहां पर मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो और उसकी परमेबिलिटी क्या हो, हाई हो। तो आप इन दोनों पॉइंट को यहां से एकदम क्लियरली आपके सामने इमेज बनकर आई होगी कि हमें हाई परमेबिलिटी क्यों आवश्यकता होती है, हम हाई परमेबिलिटी क्यों यूज करते हैं, किसी भी मशीन के लिए परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों होता है आपके पास में। तो ये सारी चीजें थी। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं। आपको सेशन अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सेशन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलूंगा कल इसी टॉपिक के साथ में, आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको इसी तरीके से हम पानी की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। यदि आपको सेशन थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप सेशन को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।